हम लोग चलेंगे आज पृथ्वी की आंतरिक संरचना की ओर, है ना, कि हम जाएंगे पृथ्वी के भूगर्भ में और देखेंगे कि पृथ्वी अंदर से कैसी है। क्या जो पृथ्वी हमें बाहर से ठोस दिखाई दे रही है, अब तक हमने जो पृथ्वी की जो भी फोटोज देखी है, क्या पृथ्वी उसी समान ठोस है या फिर पृथ्वी की आंतरिक संरचना कुछ अलग प्रकार की है ना। इसी पाठ को आज शुरू कर रहे हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जिसे हम कहते हैं इंटीरियर ऑफ दी अर्थ। इससे पहले हमने दूसरे पाठ के अंदर पढ़ लिया था कि जब स्थलमंडल के निर्माण के दौरान विभेदन की प्रक्रिया हुई, तो विभेदन की प्रक्रिया में जितने भी भारी पदार्थ थे वो पृथ्वी के केंद्र में चले गए और जितने भी हल्के पदार्थ थे वो पृथ्वी की सतह पर रह गए। इस तरह से पृथ्वी के अंदर स्तरीकरण होता है, लेयर्स बनती हैं और पृथ्वी के अंदर कितनी लेयर बनी? 3। कितनी बनती हैं? 3। सबसे ऊपरी लेयर थी जिन्हें हमने क्या कहा था? क्रस्ट। क्रस्ट के नीचे की तरफ गए तो एक और लेयर जिसमें कुछ हल्के पदार्थ और कुछ भारी पदार्थों का मिश्रण था, वो कहलाई मेंटल। और पृथ्वी के केंद्र जिसको हमने कहा था पृथ्वी का कोर, जिसके अंदर सबसे भारी पदार्थ जैसे निकेल, लोहा, फेरस जैसे वे सारे भारी पदार्थ पृथ्वी के केंद्र की ओर चले गए और जिससे बनता है पृथ्वी का आंतरिक भाग, जिसे कहते हैं कोर। क्या कहते हैं? क्या ये 3 परतें ही हैं या इन 3 परतों के अलावा भी परतें हैं? और ये तीनों परतें किस प्रकार की हैं? इन तीनों परतों का स्वभाव ठोस है या तरल है ना? इसको हम इस पाठ के माध्यम से समझेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। दे दे भैया, क्या डिस्टर्ब कर रहे हो क्लास को? दे दे, 2 स्टूल है तो दे दे ना फिर। अरे लिखने के लिए गोद ही लेना। बहुत पढ़ने वालों ने कहा है खाली भी बेचनी पड़े तो बेच दो, हाथ पे रोटी लेकर खाओ लेकिन पढ़ो। तो स्टूल तो बड़ी छोटी चीज है ना? खाली बेचकर भी यदि हमें पढ़ना पड़े तो क्या करना है? पढ़ना है। रोटी वाले हाथ में लेकर खा लेंगे। रोटी खाने का मकसद क्या है? थाली थोड़ी खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं? रोटी खा रहे हैं और एटलीस्ट कहाँ जाएगी? पेट में। थाली तो केवल मध्य में रखने का, नहीं भी होगी तो क्या फर्क पड़ेगा? पेट भरने के लिए थाली जरूरी है, रोटी। तो वैसे ही पढ़ने के लिए स्टूल जरूरी है या नॉलेज? बस चलिए बढ़ते हैं आगे चलते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, इसमें हमने देखा कि 3 लेयर हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। ये तीनों परतें किस प्रकार की हैं, पृथ्वी आंतरिक रूप से कैसी है, इसके बारे में जानकारी देने वाले सोर्स अब हम कैसे कह दें पृथ्वी अंदर से तरल है या पृथ्वी अंदर से ठोस है, ये हम किस प्रकार से बताएं। तो उसके लिए हमारे पास स्रोत थे, सोर्स थे, जिस पर हमने एक बार पहले भी चर्चा कर ली है। और वो सोर्स 2 प्रकार के हैं, पहले अप्रत्यक्ष स्रोत और दूसरे प्रत्यक्ष स्रोत। अप्रत्यक्ष स्रोत कौन से कहलाते हैं? जिन्हें हम खुली आंखों से नहीं देख सकते लेकिन जिनके बारे में हमें सटीक जानकारी है, यह अप्रत्यक्ष स्रोत हैं। और प्रत्यक्ष स्रोत जिन्हें हम खुली आंखों से देख सकते हैं, जिनके बाद जो हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी देते हैं। ठीक, प्रत्यक्ष स्रोतों की बात करें, सबसे पहले यही से शुरुआत करेंगे। तो प्रत्यक्ष स्रोतों में पहला हमारे पास सोर्स बनता है, वह बनता है वेधन या ड्रिलिंग। क्या बनता है? कि वेधन या ड्रिलिंग के द्वारा या खनन के द्वारा हम पृथ्वी के अंदर जाएं और अंदर जाकर खुद ही देख कर आए पृथ्वी अंदर से कैसी है। क्या इस माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक संरचना को देखना संभव है? चलिए उस पर बात करते हैं। यदि हम देखें तो पृथ्वी का जो केंद्र है वो उसकी सतह से लगभग 6370 किलोमीटर गहरा है। कितना गहरा है? 6370 किलोमीटर। अर्थात पृथ्वी की सतह से, मतलब यहाँ से जहां पर हम हैं, जिसको हम कहते हैं धरातल, क्या कहते हैं? धरातल से पृथ्वी के केंद्र की गहराई लगभग 6370 किलोमीटर है। तो क्या हम किसी ड्रिलिंग मशीन के अंदर बैठकर यहाँ तक जा सकते हैं? ठीक, चलिए उस पर बात करेंगे। तो यहाँ हमारा एक प्रश्न तैयार होता है, पृथ्वी की त्रिज्या या पृथ्वी का केंद्र उसकी सतह से कितना गहरा है? तो 6370 किलोमीटर। चलिए इसी पर बात करते हैं कि किसी माध्यम से क्या हम नीचे ड्रिल करके अंदर जा सकते हैं। चलिए वहां देखते हैं। देखिए हम लोगों ने देखा होगा हमारे आसपास पानी खोदने के लिए हम लोग ट्यूबवेल करते हैं, है ना? ट्यूबवेल के अंदर देखें तो हमारे यहाँ ट्यूबवेल की गहराई, चूंकि हमारे यहाँ पानी बहुत ऊपर है, इसलिए हम अधिकतम
250 से 300 फीट के आसपास तक पानी की खुदाई करते हैं, ट्यूबवेल की खुदाई करते हैं, इससे ज्यादा नहीं। शुष्क क्षेत्रों में चले जाओगे तो वहां पर 500 फीट या 600 फीट गहरे कुएं मिलती है, ठीक, मतलब वो कोई ज्यादा खुदाई नहीं है। अब कुछ खनिज हैं जो ऊपर मिलते हैं, कुछ खनिज हैं जो गहराई में मिलते हैं। तो गहराई में मिलने वाले जैसे खनिजों की बात करें, सोना, स्वर्ण, गोल्ड, तो जो सोने की खदानें हैं वो सोने की खदानें साउथ अफ्रीका के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उनकी गहराई लगभग 2 से 3 किलोमीटर है। कितनी है? 2 से 3 किलोमीटर। हम डायरेक्ट ड्रिलिंग के माध्यम से मानव कितना अंदर गया है? 2 से 3 किलोमीटर। इससे और ज्यादा गहराई की जाती है तेल के कुओं की। किसकी करते हैं? जहां पर पेट्रोल निकलता है उसके लिए खुदाई की जाती है। तो ऐसी खुदाई अब तक की गई है आर्कटिक क्षेत्र में। कहां पर की गई है? आर्कटिक क्षेत्र के अंदर एक भाग पड़ता है जिसे बोलते हैं कोला क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? कोला क्षेत्र के अंदर अब तक अधिकतम गहराई पृथ्वी पे सबसे गहरी जो खुदाई हुई है वो कितनी हुई है? 12 किलोमीटर। कितनी हुई है? तो ड्रिलिंग या खनन या वेधन के माध्यम से हम अधिकतम कितनी गहराई तक पता लगा सकते हैं? 12 किलोमीटर। यहां तक तो पृथ्वी कैसी है? ठोस है। जब तक हम खोदते गए वैसे वैसे पृथ्वी अंदर से कैसी मिली? ठोस मिली, ठीक। दूसरा सोर्स है हमारे पास ज्वालामुखी उद्गार। दूसरा सोर्स क्या है? यानी पृथ्वी की गहराई से जो लावा निकलता है ज्वालामुखी के दौरान, वो भी पृथ्वी के बारे में जानकारी देता है। तो ज्वालामुखी उद्गार के दौरान निकलने वाले पदार्थ भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी देते हैं। लेकिन हम लोगों ने पहले भी समझा है कि ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो निकलने वाला लावा है उसकी अधिकतम गहराई जो है वो तकरीबन 100 किलोमीटर है। कितनी है? 100 किलोमीटर। तो 100 किलोमीटर से नीचे और क्या होगा ये बताने में ज्वालामुखी भी सक्षम नहीं है। तो वोल्केनिक क्रिया है, ज्वालामुखी क्रियाओं के दौरान जो लावा बाहर आता है वह लावा कौन सी अवस्था में आता है? तरल अवस्था में। कौन सी अवस्था में आता है? तो इससे एक बात साबित होती है कि 100 किलोमीटर की गहराई में जाएं तो पृथ्वी कौन सी अवस्था में है? तरल अवस्था में है। लेकिन इससे भी केवल 100 किलोमीटर तक की जानकारी मिली। पृथ्वी का केंद्र कितना गहरा है अभी भी? तो अभी भी 6270 किलोमीटर वाला भाग कैसा होगा ये ज्वालामुखी भी नहीं बता सकते हैं। तो ज्वालामुखी कितना बताते हैं? 100 किलोमीटर गहराई की बात बताते हैं, ठीक। चलिए अगला एक और सोर्स है हमारे पास और वह सोर्स है उल्कापिंड। क्या है? कि जिस प्रकार से सूर्य से अलग होकर लगभग 5 अरब साल पहले पृथ्वी समेत अन्य ग्रह बने, उसी दौरान उल्कापिंड भी बने थे। तो उन उल्कापिंडों के अध्ययन के द्वारा भी हम पृथ्वी कैसी है अंदर से इसका अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन चूंकि उल्कापिंडों का अध्ययन इतना सरल व सुगम नहीं है, दूसरी बात आकार में उल्कापिंड पृथ्वी के समान बड़े नहीं है। कैसे हैं? छोटे हैं। तो इसलिए इनके अध्ययन की भी अपनी अपनी क्या है? सीमाएं हैं, ठीक। तो ये भी कोई सटीक जानकारी पूरी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में नहीं देते, ठीक। तो ये तो हो गए प्राकृतिक स्रोत या प्रत्यक्ष स्रोत। अब चलते हैं अप्रत्यक्ष स्रोतों की तरफ। ये 3 हैं। कितने हैं? है ना। भूकंप विज्ञान को हम अंत सबसे लास्ट में लेंगे क्योंकि ये सबसे सटीक जानकारी देने वाला हमारे पास एक विकल्प है। चलिए अगले जो 3 अप्राकृतिक स्रोत है उस पर बात करते हैं। सबसे पहले लेते हैं तापमान। इसको लेंगे कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाने पर तापमान किस प्रकार का होता है। क्या पृथ्वी अंदर से ठंडी है ना? पृथ्वी ऊपर से कैसी है? ऊपर से तो ठंडी है। कैसी है ना? कि सूर्य की गर्मी पाकर पृथ्वी गर्म हो जाती है। बाकी तो कैसी है? नॉर्मली ठंडी है। तभी तो आर्कटिक पर क्या जमा हुआ है? बर्फ जमी हुई है। अंटार्कटिका पर बर्फ जमी हुई है। ग्रीनलैंड पर बर्फ जमी हुई है। क्योंकि पृथ्वी ऊपर से कैसी है? ठंडी। लेकिन क्या पृथ्वी ऊपर से जैसी अंदर भी वैसी ही है? ठीक। ये बताने में मदद करते हैं हमारे जो माइनिंग के लिए अंदर जाने वाले श्रमिक है वो बताते हैं। उन्हें महसूस होता है कि जैसे जैसे वो अंदर जाते हैं वैसे वैसे गर्मी ज्यादा लगती है। क्या ज्यादा लगता है? अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान बढ़ता है। आधुनिक वैज्ञानिक प्रमाणों से भी यह सिद्ध हो गया है कि यदि हम लोग 32 मीटर की गहराई पर जाएं तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से तापमान बढ़ जाता है। तो इसके अनुसार पृथ्वी का गर्भ जो है वो 6370 किलोमीटर है। इतनी गहराई पर तापमान हजारों डिग्री सेंटीग्रेड होगा। कितना होगा? हजारों डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो इससे एक बात साबित होगी कि पृथ्वी का आंतरिक भाग कैसा है? गर्म है। कैसा है ना? इतना गर्म है कि यहाँ पर चट्टाने हो सकता है पिघली हुई अवस्था में हो। तभी तो हमें ज्वालामुखी के दौरान निकलने वाला लावा कैसा दिखाई देता है?
तरल आप उसमें हाथ डालोगे तो आपका हाथ हो सकता है पिघल जाए, है ना, जिस मेल्ट हो जाए पूरी तरह से। क्यों? क्योंकि उसका तापमान ही इतना ज्यादा है। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। तो पृथ्वी आंतरिक रूप से कैसी है? गर्म है। दूसरा हमारे पास स्रोत है, वो है प्रेशर। पृथ्वी के आंतरिक भाग पर जाओगे तो दबाव कैसा होगा? तो हमने बताया था जैसे जैसे नीचे की तरफ जाते हैं वैसे वैसे ऊपर वाली परतें नीचे वाली परतों पर क्या करती हैं? दबाव डालती है। उस दबाव की वजह से पृथ्वी के आंतरिक भाग में बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेशर फील होता है, अनुभव होता है। ठीक, तो जैसे जैसे भूगर्भ की ओर जाएंगे वैसे वैसे दबाव क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। क्या जाएगा? क्लियर? तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में दबाव अधिक है, ये बात साबित हो गई। ठीक, जितना हम यहाँ दबाव महसूस कर रहे हैं आंतरिक भाग में उससे ज्यादा दबाव होगा, है ना। एक और उदाहरण ले लें, जैसे कि आप लोग समुद्र के अंदर हैं, कहाँ हैं? पानी के अंदर। तो पानी के अंदर जाते ही जैसे आप सतह से नीचे की ओर डुबकी लगाओगे, पानी की ऊपर वाली परतें आप पर क्या करती हैं? दबाव डालती है। उसी दबाव की वजह से कानों के अंदर झंझनाहट महसूस होती है। जब आप पानी के अंदर तैरोगे अंदर से एक अलग आवाज आती है, क्योंकि अंदर क्या है? दबाव बढ़ता है। यदि मैं आपको समुद्र की सतह से 1000 मीटर नीचे ले जाकर छोड़ दूं, कितना छोड़ दूं? 1000 मीटर नीचे ले जाकर छोड़ दूं, तो आपको मैंने ऑक्सीजन सिलेंडर दे रखा है, लेकिन फिर भी आप जीवित नहीं रह पाएंगे। फिर भी आप जिंदा, आपके पास सांस लेने के लिए ऑक्सीजन है, लेकिन फिर भी आप जीवित नहीं रह पाएंगे। क्यों? क्योंकि 1000 मीटर ऊपर का जो पानी है वो आप पर क्या करेगा? दबाव डालेगा। क्या करेगा? दबाव डालेगा। वो दबाव इतना ज्यादा होगा कि आपके ऊपर मैं 10 क्विंटल का वजन रख दूं। कितना वजन रख दूं? या हो सकता है इससे भी ज्यादा हो। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति उसके ऊपर 10 क्विंटल भार रख दिया जाए, क्या होगा? मर जाएगा, पिचक जाएगा, है ना। सारे ऑर्गन उसके क्या हो जाएंगे? दब जाएंगे। सारा ब्लड उसका क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। तो यही यहाँ होगा, क्योंकि उस समुद्र का ऊपर का 1000 मीटर का पानी आप पर क्या करेगा? दबाव डालेगा। क्या करेगा? तो यही कुछ पृथ्वी के भूगर्भ के साथ भी होता है। जैसे जैसे अंदर जाओगे वैसे वैसे ऊपरी परतें क्या करती है? दबाव डालती है। तीसरा और अंतिम प्राकृतिक स्रोत हमारा जो है वह है घनत्व, अर्थात डेंसिटी। कि जैसे जैसे अंदर जाते हैं वैसे वैसे घनत्व चट्टानों का क्या होता है? बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? उस पर हमने बात कर ली थी। उसके 2 कारण हैं। पहला कारण है कि ऊपरी चट्टानें निचली चट्टानों पर क्या करती हैं? दबाव डालती। तो ऊपरी चट्टानों द्वारा डाले गए दबाव की वजह से आंतरिक जो चट्टानें हैं उनमें अणु पास पास हो जाते हैं और उनकी डेंसिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। पहला कारण। दूसरा कारण, कोई भी चट्टान जो होती है उसके अंदर दबाव की वजह से डेंसिटी बढ़ने की एक सीमा होती है ना। किसी भी वस्तु पर आप दबाव डालकर उसकी डेंसिटी को बढ़ाओगे, उसकी एक लिमिटेशन है। इसके बाद चाहे जितना भी दबाव डाल दिया जाए उसकी डेंसिटी कभी बढ़ेगी नहीं, है ना। मान लीजिए जैसे कि मैंने आपको उदाहरण दिया था, ये किताब है। इस किताब का जो आयतन है, इसकी जो चौड़ाई है वो मान लीजिए अभी 1 सेंटीमीटर है। मैं कह दूं कि आप इसका आयतन या इसकी चौड़ाई आधा सेंटीमीटर कर लीजिए, तो आप क्या करेंगे? इसके ऊपर दबाव डालेंगे, ऊपर बहुत सारा वजन रख दिया, इसकी डेंसिटी कितनी होगी? बढ़ जाएगी। और इसका आयतन मान लीजिए आधा सेंटीमीटर हो गया। कितना हो गया? अब मैं बोलूँगा इसका आयतन हम 1 मिलीमीटर कर दीजिए, ये संभव नहीं होगा, क्योंकि आप इसके ऊपर कितना भी दबाव डाल दीजिए इसके बाद इसके घनत्व में वृद्धि नहीं होगी। तो कुछ ऐसा ही कहाँ होता है? पृथ्वी के केंद्र के साथ होता है। जैसे जैसे अंदर जाओगे वैसे वैसे आप कितना भी दबाव डाल दीजिए आंतरिक भागों में डेंसिटी बढ़ेगी नहीं, लेकिन फिर भी डेंसिटी ज्यादा है। इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि आंतरिक जो चट्टानें हैं, पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो चट्टानें हैं वे सभी अधिक घनत्व वाले पदार्थों से बनी है। घनत्व वाले पदार्थों से बनी है। जैसे कि आंतरिक भाग में हमने देखा था विभेदीकरण की प्रक्रिया के दौरान जितने भी भारी पदार्थ है वो सब कहां चले गए? केंद्र के। ठीक, तो आंतरिक भाग की चट्टानें अधिक घनत्व वाले पदार्थों जैसे कि लोहा, निकल, इनसे बनी हुई हैं, तो इसलिए इनकी डेंसिटी क्या है? ज्यादा है। एक बार हम डेंसिटी पर चर्चा करते हैं। ठीक, देखिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझते हैं किस प्रकार से। ये देखिए, यहाँ देखिए, अब ये पृथ्वी की आंतरिक भाग की संरचना होगी, इसको समझते हैं। देखिए, ये हम क्रस्ट वाला भाग, जो सबसे ऊपर वाला भाग है, ये कौन सा भाग है? क्रस्ट है, पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग। चलिए यहाँ देख लेते हैं। ये क्रस्ट है। इस क्रस्ट के ऊपर क्या क्या है? इस क्रस्ट के ऊपर पानी है, अर्थात महासागर है।
इस क्रस्ट के ऊपर पर्वत हैं, इस क्रस्ट के ऊपर पठार हैं, इस क्रस्ट के ऊपर मैदान है। अर्थात सभी प्रकार की जो स्थलाकृतियां हैं वो सारी कहाँ बनी हुई हैं? क्रस्ट के ऊपर। मतलब मानव, पर्वत, पठार, मैदान, समुद्र सभी क्रस्ट के ऊपर बने हुए हैं। इस क्रस्ट से अंदर की तरफ जाते हैं तो अंदर की तरफ जाने पर डेंसिटी बढ़ती है। क्रस्ट की डेंसिटी जो है बहुत कम है, 2.9 से 3 है। कितनी है? 2.9 से 3। वही केंद्रीय भाग की डेंसिटी कितनी है? 13.6। तो जैसे जैसे अंदर की ओर जा रहे हो वैसे वैसे डेंसिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। 13, 2.9, 3.3, 4.3, 5.5, 12.3 और लास्ट कितनी होगी? 13.6। तो डेंसिटी बढ़ने के दो कारण, एक तो ऊपर पड़ने वाला दबाव और दूसरा आंतरिक चट्टानें स्वयं ही भारी पदार्थों से बनी हुई हैं जिनकी डेंसिटी ज्यादा है। ओके, चलिए अब बात करते हैं कि तीसरा जो प्रमाण है हमारे पास, यहाँ एक बहुत मजबूत हमारे पास स्रोत है जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी देता है। वह स्रोत क्या है? भूकंप विज्ञान। तो हम भूकंप विज्ञान को थोड़ा आज और गहराई से पढ़ने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो आज अगला हमारा टॉपिक है भूकंप विज्ञान के साक्ष्य या प्रमाण। ये भूकंप विज्ञान जो है वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में क्या जानकारी देता है। तो देखिए, भूकंप जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। नॉर्मली समझ लीजिए, भू धन कंप, अर्थात धरातल के कांपने को या पृथ्वी के कंपन की क्रिया को ये क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। यानी कि धरातल पर हम तो ऐसे सुरक्षित भाग पर हैं जहां कभी बाढ़ नहीं आती, जहां कभी भूकंप नहीं आता, जहां कभी ज्वालामुखी क्रियाएं नहीं होती, इसलिए हम इन सभी प्राकृतिक आपदाओं से परिचित नहीं है। लेकिन जहां जहां पर भी भूकंप आता है, कौन से देश को भूकंपों का देश कहा जाता है? बता सकते हैं? जापान को। किसको? कर लेती, फिर से बता रहा हूं, उसको एक बात देखिएगा। भूकंप विज्ञान के साक्ष्य प्रमाण जो हैं वो भूकंपीय तरंगों के बारे में बहुत सटीक जानकारी देते हैं, क्योंकि भूकंप के दौरान उत्पन्न होने वाली तरंगे ही एकमात्र स्रोत हैं जो पृथ्वी के भूगर्भ में जाती हैं और उस भूकंपीय तरंगों का अध्ययन करने से पता लगा सकते हैं कि आंतरिक भाग कैसा है। क्लियर? अब भूकंप विज्ञान के प्रमाणों को समझने से पहले थोड़ा सा भूकंप और भूकंप के बारे में कुछ बेसिक टर्म है, शब्दावलियां हैं जहां से बार बार प्रश्न आते हैं, वो समझना जरूरी है। ठीक, तो सबसे पहले हम समझ रहे थे कि भूकंप दो शब्दों से मिलकर बना है। भू धन कंप, अर्थात धरातल पर होने वाला कंपन क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है। ठीक, धरातल पर उत्पन्न होने वाले किसी प्रकार के कंपन को क्या कह सकते हैं? भूकंप कह सकते हैं। ठीक है, अब ये भूकंप क्या है? तो भूकंप जो है वो अपने आप में एनर्जी है। क्या है? एनर्जी है, ऊर्जा है। ये ऊर्जा तरंगों के रूप में प्रवाहित होती है। किसके रूप में प्रवाहित होती है? कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में या जो हमारा समस्त भूभाग है, जो धरातल है, जो क्रस्ट है, वो क्रस्ट अपने आप में क्या है? नाव है। क्या है? अब ये जो क्रस्ट है वो नीचे जहां से ज्वालामुखी के दौरान लावा आ रहा था वो भाग तरल है, उस तरल भाग के ऊपर ये नाव तैर रही है। क्या कर रही है? अब ये जो नाव है वो पूरी पृथ्वी है। अब ये एक नाव नहीं है, ये नाव अलग अलग टुकड़ों में है। ये हम मान लेते हैं मोटी जो नावें हैं ऐसी 7 नावें हैं। कितनी नावें हैं? 7। इन 7 नावों को हम 7 प्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं? अब जितना बड़ा तालाब है उतनी सारी नावें होंगी, जगह बिल्कुल भी खाली नहीं है। जितने तालाब की साइज है उतनी नावें मैंने भर दी। अब मैं किसी भी एक नाव को चलाऊंगा तो क्या करेगी? दूसरी नाव से टकराएगी। जब वो दूसरी नाव से टकराएगी तो उस नाव के अंदर बैठे हुए लोगों को क्या महसूस होगा? झटका महसूस होगा। उसी झटके को क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। तो समझ में, भूकंप का कारण क्या है? ये जो प्लेटें हैं ये प्लेटें आपस में टकराती हैं, इनके टकराने से ऊर्जा उत्पन्न होती है, वो ऊर्जा तरंगों के माध्यम से प्रवाहित होती है। अब टकराहट ज्यादा होगी तो ऊर्जा ज्यादा निकलेगी तो दूर तक जाएगी, और टकराहट कम होगी तो ऊर्जा कम निकलेगी तो पास वाले भाग पर जाएगी। तो भूकंप कितने बड़े भाग को इंपैक्ट करेगा ये भी किस पर डिपेंड करता है? टकराहट पर। यदि टकराव जोरदार हुआ तो बहुत ज्यादा मात्रा में भूकंप आएगा, दूर तक आएगा, और टकराव धीरे हुआ तो भूकंप धीरे से आएगा और ज्यादा दूर तक भी नहीं जाएगा। ठीक, तो बेसिक शब्दावलियां इनको समझ लेते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें भूकंप का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी। ठीक, सिस्मोलॉजी है जिसको हम कह सकते हैं भूकंप विज्ञान। कैसे कह सकते हैं कि सभी प्रकार के भूकंप और भूकंपीय तरंगों का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है? भूकंप विज्ञान के अंदर, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं सिस्मोलॉजी। तो भूगोल भी चूंकि विज्ञान का ही भाग है तो इसमें भी भूकंपों का अध्ययन करते हैं। ठीक, अगला
नेक्स्ट, वह यंत्र जिसके माध्यम से भूकंपीय तरंगों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ। क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ के माध्यम से भूकंपीय तरंगों का अध्ययन किया जाता है। अब देखिए, दो प्लेटें टकराई और टकराने की वजह से भूकंप आया। मान लीजिए ये एक प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है, ये दोनों टकरा रही हैं आंतरिक। अब देखिए, जो भूकंप के दौरान प्लेटें टकराती हैं तो टकराहट की जो क्रिया वो आंतरिक भाग में होती है। कहाँ होती है? भूगर्भ में। तो जिस आंतरिक भाग पर ये दोनों प्लेटें टकराती हैं उस आंतरिक भाग को हम क्या कहते हैं? भूकंप का फोकस। क्या कहते हैं? फोकस। देखिए, यहाँ भूपटल के जिन बिंदुओं पर भूकंप प्रारंभ होता है, या भूकंप का दो प्लेटें टकराती हैं जहां से भूकंप शुरू हो रहा है, उसे क्या कहते हैं? भूकंप का केंद्र या भूकंप का मूल या भूकंप का हाइपोसेंटर, या अंग्रेजी में फोकस। तो भूकंप मूल, हाइपोसेंटर और फोकस सब एक ही चीजें हैं। ठीक। अब यहाँ पर भूकंप उत्पन्न हो रहा है, दो प्लेटें टकराई। अब इसके ठीक ऊपर जहां पर भूकंप के झटके महसूस हो रहे हैं, यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, वो व्यक्ति गिर गया। क्या हो गया? या इमारत खड़ी हो, इमारत गिर गई। तो सबसे पहला झटका जहां पर अनुभव किया जाता है उसे भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं, या अंग्रेजी में इसे एपी सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो भूकंप का अधिकेंद्र किसे कहते हैं? भूकंप भूपटल का वह बिंदु जहां पर भूकंप का झटका सबसे पहले अनुभव होता है उसे क्या कहते हैं? भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं। अब यहाँ एक चीज देखिए, ये पृथ्वी है, भूकंप यहाँ आ रहा है भूगर्भ में, तो ये भूगर्भ के अंदर क्या होगा? फोकस होगा। क्या होगा? इसके ठीक ऊपर यहाँ पर व्यक्ति खड़ा है, उस व्यक्ति को झटका, सबसे पहला झटका यहाँ पर अनुभव हुआ। तो जहां पर सबसे पहले धरातल पे झटका अनुभव हुआ वो क्या कहलाएगा? एपी सेंटर। ठीक। अब देखिए, एपी सेंटर भूकंप के मूल से या फोकस से ठीक 90 डिग्री ऊपर होता है। याद रखिएगा, कितना ऊपर होता है? तो भूकंप का जो एपी सेंटर होता है, भूकंप का जो अधिकेंद्र होता है, वो भूकंप के मूल के ठीक 90 डिग्री ऊपर होगा। मतलब जहां पर पहला झटका अनुभव किया गया उसे ही क्या मानते हैं? उसी के नीचे भूगर्भ के अंदर गड़बड़ है। क्या है? गड़बड़। भूकंप के आने का कारण क्या है? हमारे पेट के अंदर कुछ भी गड़बड़ हुई तो बाहर के रूप में, उल्टी के रूप में हमें महसूस होता है। गड़बड़ कहाँ हुई है? अंदर। तो धरातल के ऊपर भी कुछ भी कंपन होगा, गड़बड़ कहाँ है? अंदर। तो जो गड़बड़ हो रही है तो ठीक उसके नीचे जहां पर गड़बड़ हो रही है वो क्या कहलाएगा? फोकस। और ठीक इसके ऊपर जहां पर सबसे पहला झटका अनुभव हुआ वो क्या कहलाएगा? एपिसेंटर। फोकस के कहां पर होगा? 90 डिग्री। प्रश्न कई बार आया हुआ है ना, कई सारे सामान्य ज्ञान के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर, कॉलेज लेक्चरर के एग्जाम होते हैं, स्कूल लेक्चरर के एग्जाम होते हैं, उसमें पूछा गया है कि अधिकेंद्र फोकस के ऊपर अवस्थित होता है। 120 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, अलग अलग एंगल दिखाकर बताए जाएंगे। कितना ऊपर होता है? नहीं। ठीक, 90 डिग्री ऊपर क्या होता है? एपिसेंटर होता है। क्लियर? अब मान लीजिए जो भूकंप है वो धरातल पे ना आकर समुद्र के अंदर आता है। कहाँ आता है? क्योंकि ये जो प्लेटें मैंने नावें बताई, उस नाव के ऊपर तो स्थल भी है और समुद्र भी है। सारे समुद्र भी किसके ऊपर है? उन्हीं प्लेटों के ऊपर है। तो यदि भूकंप का जो फोकस है वो समुद्र के नीचे है, कहाँ है? मान लीजिए ये फोकस है, ये फोकस समुद्र के नीचे है, तो इसका एपिसेंटर कहाँ होगा? समुद्र पे। कहाँ होगा? समुद्र पे। समुद्र के अंदर यदि कंपन उत्पन्न होगा तो क्या होगा? समुद्र की जो लहरें हैं वो बड़े बड़े आकार में गति करेगी। क्या करेगी? मान लीजिए पानी का भरा हुआ टब है। क्या है? पानी से भरा हुआ टब। उसको झटके से खींच लीजिए, उसको झटके से खींच लीजिए, क्या होगा? पानी के अंदर लहरें उत्पन्न होगी, दूसरी तरफ से पानी क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा, डुल जाएगा, है ना। इसलिए कोई टब को तोड़ना है क्या करते हैं? बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता उठाते हैं, डुल नहीं जाएगा। वरना घर पे यदि घर के अंदर से पानी लेकर जाना है तो मम्मी पीछे झाड़ू लेके दौड़ेगी, पानी डोल दिया करते हैं। ठीक, तो इसलिए हम क्या करते हैं? उसको आहिस्ता आहिस्ता उठाते हैं, कंपन नहीं हो जाए। तो यदि आपने पानी से भरे हुए बकेट को, टब को झटके से खींच लिया तो उसके अंदर क्या होगा? लहरें उत्पन्न होकर दूसरी तरफ से पानी डुल जाएगा। यही यहाँ होता है। यदि फोकस समुद्र के ठीक नीचे है तो समुद्र के ऊपर लहरें उत्पन्न होगी। उन्हीं लहरों को हम क्या कहते हैं? सुनामी। क्या कहते हैं? तो सुनामी क्या होती है? समुद्र के अंदर उत्पन्न होने वाले भूकंप से जो बड़ी बड़ी लहरें उत्पन्न होती है उन्हें क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। तो भूकंप, सिस्मोलॉजी क्या होता है, सिस्मोग्राफ क्या होता है, समझ में आ गया? ठीक। एक शब्द और आ रहा है यहाँ पर, समभूकंप रेखा। कौन सी रेखा? है ना, कि समान
भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? समभूकंप रेखा। एक ही तीव्रता वाले भूकंप जिन जिन स्थानों पे आए हैं उन सबको मिलाते हुए यदि हम कोई लाइन खींचे तो लाइन क्या कहलाएगी? समभूकंप रेखा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? या इसको आइसोसिस्मल लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोसिस्मल लाइन। सिस्मोग्राफ, सिस्मोलॉजी ऐसे शब्द आते हैं, इनका संबंध किससे है? भूकंप से। याद कर लीजिएगा, सिस्मोलॉजी भूकंप विज्ञान, सिस्मोग्राफ भूकंपीय तरंगों का अध्ययन करने वाला जो इक्विपमेंट होता है, मशीन होता है, उस मशीन को क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ कहते हैं। अब बात करते हैं यूनिट की। अब थर्मामीटर से तापमान तो नापते हैं, लेकिन यूनिट क्या होती है? तापमान की यूनिट क्या है बताइए? तापमान किसमें मापते हैं? सेंटीग्रेड, सेल्सियस या फ़ारेनहाइट? किसमें नापते हो? या तो सेंटीग्रेड में नापोगे, या सेल्सियस में नापोगे, या फ़ारेनहाइट में नापोगे। वैसे ही भूकंप नापने की भी तो कोई यूनिट होती होगी ना, वो यूनिट की बात करते हैं। ठीक है, चलिए। तो भूकंप के दौरान जो एनर्जी निकलती है उसका जो मापन, उसकी जो तीव्रता है, उसका जो मापन किया जाता है वो दो अलग अलग पैमानों में किया जाता है। कितने पैमानों में करते हैं? पहला कहलाता है मर्सेली पैमाना और दूसरा रिक्टर पैमाना। इसको मर्केली भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? तो मर्केली ने स्केल विकसित किया तो उसका नाम क्या पड़ गया? मर्केली स्केल। और ये रिचर निकाय को रिक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो रिक्टर महोदय ने भी एक स्केल बनाया, उस स्केल का नाम क्या है? रिक्टर स्केल। ये दोनों ही क्या नापते हैं? भूकंप की तीव्रता, कितनी ज्यादा मात्रा में भूकंप आया है, इसको नापने के लिए कितने स्केल है हमारे पास? दो। कौन कौन से? मर्केली स्केल और रिक्टर स्केल। ठीक, इन दोनों को समझते हैं। मर्केली स्केल जो है, इसका विकास फ्रांस के मार्सेली महोदय द्वारा किया गया। इन्होंने भूकंप के दौरान होने वाला जो नुकसान है, उस नुकसान के आधार पर भूकंप को बताया कि जिसमें 1 से लेकर कितनी इकाई बताई? 12। 1 की तीव्रता वाला भूकंप है मतलब कोई नुकसान नहीं, और 12 की तीव्रता वाला भूकंप आया मतलब नुकसान बहुत ही, सारी बिल्डिंगें गिर गई। 12 की तीव्रता का भूकंप, उसका मतलब क्या हुआ? इमारतें गिर गई हैं, बांध टूट गए हैं, सड़कें फट गई हैं, है ना, कुछ भी नहीं बचा। एक तरह से महाप्रलय हो गया पृथ्वी में। क्या हो गया? तो ऐसा कब होगा? जब मर्केली स्केल के अंदर तीव्रता कितनी होगी? 1 का मतलब बहुत कम, कुछ भी आपको महसूस भी नहीं होगा कि भूकंप आया है। वो मर्केली स्केल के अंदर तीव्रता कितनी है? 1। ये पैमाना जो है, जो कि नुकसान को मापता है, इसलिए इसका ज्यादा यूज नहीं होता। सबसे ज्यादा यूज किसका होता है? रिक्टर स्केल का। किसका होता है? तो रिक्टर स्केल का विकास 1835 में सीएफ रिक्टर महोदय ने किया था। किसने किया था? सीएफ रिक्टर ने। इसके अंतर्गत भूकंपीय तीव्रता का मापन 1 से 9 या कभी कभी 10 भी होता है इकाई तक किया जाता है। इसमें कितनी इकाई? 1 से, और रिक्टर स्केल के अंदर कितनी इकाई है? 1 से 9। कितनी? 1 से 9 रिक्टर स्केल। यहाँ देखिए, रिक्टर स्केल के अंदर क्या होता है? यदि 1 से 2 हुआ, रिक्टर स्केल के अंदर वैल्यू 1 से 2 हुई, अर्थात भूकंपीय तरंगों की तीव्रता में 10 गुना वृद्धि हुई। कितनी वृद्धि हुई? ठीक है, 10 गुना भूकंपीय तरंगे जो है वो रिक्टर स्केल के अंदर 2 से 3 हो रही है। कितनी हो रही है? मतलब भूकंप की जो तीव्रता है उसमें कितनी वृद्धि हुई है? 10 गुना वृद्धि हुई। कितनी हुई? तो रिक्टर स्केल का यूज ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा यूज किसका होता है? तो भूकंप का मापन कितने स्केल या कितने पैमानों में होता है? 2, मर्केली और रिक्टर। क्लियर? ज्यादा यूज किसका है? रिक्टर स्केल। क्लियर? चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं भूकंपीय तरंगे होती कितनी हैं। किस पर बात करेंगे? भूकंपीय तरंगे है कितने प्रकार की। तो सामान्य रूप से वैज्ञानिकों ने 3 प्रकार की भूकंपीय तरंगे बताई है। कितने प्रकार की बताई है? 3। इनका जो वर्गीकरण किया गया है वो एक तो इनकी तीव्रता के आधार पर, फिर इनके स्वभाव के आधार पर, इनका नेचर कैसा है और इनकी स्पीड कितनी है उसके आधार पर दिया है। तो भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार की हैं? 3। प्रमुख तरंगे कितनी हैं? 3 है, पी, एस और एल। पी तरंग का मतलब वो प्राइमरी तरंग। कौन सी तरंग? प्राइमरी, या ऐसे कह सकते हैं प्राथमिक तरंग। क्या कह सकते हैं? जो भूकंपीय झटके के दौरान, भूकंप आने के दौरान जो सबसे पहले जो झटका अनुभव किया जाता है वो कौन सी तरंग का होता है? पी तरंग का। दूसरा जो झटका अनुभव किया जाता है वो एस तरंग, जिसको हम बोल सकते हैं द्वितीयक, या अंग्रेजी में बोल लीजिए सेकेंडरी। क्या कह सकते हैं? सेकेंडरी। क्या कह सकते हैं? तो प्राइमरी तरंग अर्थात प्राथमिक तरंग, एस या द्वितीयक या सेकेंडरी तरंग, और थर्ड
एल तरंग जिसको लॉन्गिट्यूडिनल या हिंदी में कह सकते हैं धरातलीय तरंग। क्या कह सकते हैं? धरातलीय तरंग। तो मुख्य तरंगें कितनी होगी भूकंप की? 3। कौन कौन सी? टी, एस, एल, प्राइमरी, सेकेंडरी और धरातलीय। एक एग्जांपल यहां दे रखा है, पी तरंग इस प्रकार से आती है, इसके बाद एस तरंग आती है और इसके बाद एल तरंग आती है। एल तरंग को क्या कहते हैं? धरातलीय तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लियर? पी, एस और एल भूकंपीय तरंगें कितनी हो गई? 3। अब इन तीनों के स्वभाव के बारे में पढ़ते हैं, तीनों कैसी है। चलिए पहले बात करते हैं पी तरंग के बारे में। पी तरंग को कई नामों से जानते हैं। पी तरंग को क्या कहते हैं? प्राथमिक तरंग, कूल एंड पुश तरंग भी कहते हैं, अनुदैर्घ्य तरंग भी कहते हैं। इसे ध्वनि इसकी तुलना जो है वो ध्वनि तरंगों से की जाती है। इसकी तुलना किससे की जाती है? जो साउंड की वेव होती है ना, आवाज या ध्वनि की जो तरंगे होती है वो इसी के समान होती है। किसके समान होती है? पी तरंग के समान। ये देख रहे हैं यहाँ पे इस तरह से, ये कौन सी तरंग है? पी तरंग। ठीक। अब भूकंपीय तरंगे क्यों इंपॉर्टेंट है? भूकंपीय तरंगों का नेचर अलग अलग है। कैसा है? पी तरंग का नेचर अलग है, एस का अलग है और एल का भी अलग है। तो इनका स्वभाव में अंतर जो है वही भूगर्भ के बारे में जानकारी देता है। जैसे कि पी तरंग जो है वो तीनों माध्यम से होकर गुजरती है। यदि आंतरिक भाग ठोस है तो भी पी तरंग जाएगी, आंतरिक भाग तरल है तो भी पी तरंग जाएगी, आंतरिक भाग गैसीय है तो भी पी तरंग जा सकती है। पी तरंग की विशेषता है कि ये सभी माध्यमों से होती हुई जा सकती है। प्राइमरी तरंग की क्या विशेषता हो गई? कि यह तरंग तीनों माध्यम से होकर गुजर सकती है। बोला नहीं समझ में आ रहा है? क्या आ रहा है बता, खड़ी हो क्या समझ नहीं आता? कौन सी तरंग? ठीक है, कहां से आती है तरंगे? कहां से आती? कहां से कैसे आती है? भूकंप के कारण आती है। ठीक, तो फिर ऐसे सोई क्यों है? नहीं, सीधे बैठो। क्लास में हमेशा अलर्ट मोड पे रहना है। ठीक है, तो इसे ध्वनि तरंग कहते हैं। तीनों माध्यम से होकर गुजर सकती है, इसकी विशेषता है। ठीक, एक बार तीनों को समझ लेते हैं, फिर आंतरिक संरचना से इनको जोड़ेंगे। अभी हम इसको अलग कर दिया है। अभी हम टॉपिक क्या था हमारा? पृथ्वी की आंतरिक संरचना। मैं थोड़ा वहां से हटके कहां आ गया हूं? भूकंप पे आ गया हूं। एक बार इसको समझेंगे, फिर इसको जोड़ने का प्रयास करेंगे कि ये किस प्रकार से जानकारी देती है। ठीक, तो पी तरंग तीनों माध्यम से होकर गुजर सकती है। किसके समान है? साउंड वेव के समान, ध्वनि तरंगों के समान है। प्रश्न पूछेगा देगा अर्धवार्षिक परीक्षा में, फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर अवसर में पूछेगा कि कौन सी तरंगे ध्वनि तरंगों के समान होती है? पी, एस और एल ऑप्शन होंगे तुम्हारे सामने। कौन सी है? पी तरंग। अब और विशेषता क्या है? इसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है। और क्या विशेषता है? स्पीड सबसे, पलक झपकते ही यहां से आसपास पहुंच जाएगी। कहां पहुंच जाएगी? मतलब इसकी स्पीड अप्रोक्सीमेट 8 किलोमीटर पर सेकंड होती है। 8 किलोमीटर 1 सेकंड के अंदर कितना चला जाएगी? 8 किलोमीटर पहुंच जाएगी। तो इसकी स्पीड सबसे ज्यादा है। ठीक, तो पी तरंग के बारे में क्या क्या जानकारी इकट्ठी हो गई बताइए? प्राइमरी तरंग कहते हैं, ध्वनि तरंगों के समान है ना। यूपीएससी वालों के लिए तो विशेष ही जो यूपीएससी ना, वो 100% ये टॉपिक है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना डिटेल में पढ़ना पड़ेगा और गौण तरंगें भी पढ़नी है। तो केवल प्राइमरी तरंग, मुख्य तरंगे बता रहा हूं। तो पी तरंग की विशेषता, एक तो प्राथमिक तरंग है, स्पीड सबसे ज्यादा है, तीनों माध्यम से होकर गुजर सकती है और ध्वनि तरंगों के समान है। ठीक, 4 बातें देख ली इसके बारे में। और पी तरंग की स्पीड ज्यादा है तो रिकॉर्डिंग स्टेशन पे सबसे पहले कौन आएगी? पी तरंग आएगी। कौन आएगी? पी। इसकी उत्पत्ति भूकंपीय केंद्र या फोकस से होती है। ओके, चलिए अब बात करते हैं कौन सी? एस तरंग के बारे में। चलिए एस तरंग को देखिए। एस तरंग को द्वितीयक तरंग कहते हैं। ये अनुप्रस्थ तरंग भी कहलाती है। ये कौन सी थी? अनुदैर्घ्य थी। ये कौन सी है? तो ये अनुप्रस्थ है, वो अनुदैर्घ्य थी। इसकी तुलना आपने की, ये किसके समान है? वो किसके समान थी? तो 2 प्रश्न, दोनों में अंतर। पी तरंगे ध्वनि तरंगों के समान व्यवहार करती हैं और एस तरंगे लाइट वेव के समान व्यवहार करती है, प्रकाश तरंगों के समान व्यवहार करती है। यह तरंगे तरल भाग में विलुप्त हो जाती हैं। वो कहता ना वकील, जो विशेष बात आती है, पॉइंट टू बी नोटेड बिलोड, तो वो वाली बात है। यहाँ मैं आप सबसे कहूंगा पॉइंट टू बी नोटेड। ये पॉइंट दिमाग में नोट कर लीजिए कि यह तरंग तरल भाग में, इसकी ये प्रकृति है कि जैसे ही कोई लिक्विड वाला भाग आएगा ये डर जाती है।
ये बोलती है इससे आगे मेरे बस की बात नहीं है। तो एस तरंग जो होती है वो लिक्विड फॉर्म के अंदर जो भी भाग होगा उसमें कभी भी प्रवाह नहीं कर पाएगी, वहां जाती ब्रेक हो जाती, इससे आगे वो गति। और ये जो बड़ा डिफरेंस है ये आपको अलग पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में बताएगा कि जहां पर भी एस तरंग नहीं गई, मतलब वो भाग कैसा है। वापस मैं जोड़ रहा हूं आप लोगों को पृथ्वी की आंतरिक संरचना के साथ में कि जहां पर भी एस तरंग का उल्लेखन नहीं हुआ, इट मीन्स वो भाग तरल होगा। कैसा होगा? तो इसलिए हम इससे आसानी से पता लगा सकते हैं कहां पर कौन सा भाग कैसा है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। भूकंप रिकॉर्डिंग स्टेशन मतलब जहां पर भी सिस्मोग्राफ लगा हुआ है वहां पर पी तरंगों की तुलना में थोड़ी क्या होती है, देरी से आती, बाद में आती। पहले कौन आता है? पी। क्यों? क्योंकि दो व्यक्तियों की रेस कराई, जो दौड़ने में तेज है वो क्या होगा, पहले आएगा, और जो थोड़ा स्लो है वो क्या होगा, बाद में। तो ये पी की अपेक्षा क्या है, स्लो है, तो इसीलिए विनिंग लाइन को मैं सेकंड नंबर पे पहुंचती। कहां पहुंचती है? सेकंड नंबर। ठीक। नंबर थर्ड, आगे एस तरंग की उत्पत्ति भी कहां से होती है? भूकंपीय केंद्र, जिसको क्या कहते हैं। अब ये शब्द बार बार आएगा और हमें क्लियर होना चाहिए कि फोकस क्या कहलाता है। जहां से गड़बड़ है वो क्या है, फोकस है। ठीक, चलिए आगे अगली बात करते हैं कौन सी तरंग की, एल तरंग की। एल तरंग को सतही तरंग कहते हैं। मैंने अभी बताया था एल तरंग का नाम मैंने क्या कहा था, धरातली तरंग। क्या कहा था? तो धरातली तरंग कह दो या सतही तरंग कह दो, बात एक ही है। एल तरंग को लॉन्गिट्यूडनल या धरातली तरंग कहते हैं। इसकी उत्पत्ति अधिकेंद्र से होती है। कहां से होती है? पी और एस तो आगे ऊपर, पी और एस कहां से आ रहे थे, फोकस से, लेकिन एल कहां से उत्पन्न हुआ, एल से, अधिकेंद्र से, है ना, जिसको हमने कहा एपिसेंटर से। एल तरंग रिकॉर्डिंग स्टेशन में सबसे देर से पहुंचती है। तो ये बहुत धीमे धीमे सुस्त है, एक तरह से आलसी है, इसको जीतने की चिंता नहीं है, लेकिन फिर भी जीतती कौन है, एल जीतती है। कौन जीतता है? एल। क्यों जीतती है आगे बताता हूं। ठीक, तो ये रिकॉर्डिंग स्टेशन पे सबसे देर से पहुंचती है। अब ये जीतती है इसी की वजह से, इससे क्या होता है, सबसे ज्यादा नुकसान होता है। सबसे ज्यादा नुकसान कौन सी तरंग करती है? कहीं पर बिल्डिंग गिर रही है, बांध टूट रहे हैं, उसके पीछे मेन रीजन कौन है, एल। क्यों? क्योंकि इसकी गति धीमी होती है ना। मान लीजिए कोई जगह है, इसके ऊपर मैंने प्लास्टिक की बिल्डिंग रख दी। क्या रख दिया है? मैंने झटके से उसको हिलाया, एक हल्का झटका दिया तो बिल्डिंग हिलेगी। क्या होगा? अगर उसका नीचे का फाउंडेशन मजबूत है तो बिल्डिंग केवल क्या होगी, हिलेगी, गिरेगी नहीं। ठीक, मैंने थोड़ा और झटका दिया तो भी वो हल्का सा और ज्यादा झुक के वापस खड़ी हो जाएगी। क्या हो जाएगा? झुक के वापस। लेकिन मैं उसको ज्यादा देर तक हिलाता रहूं तो सारी की सारी क्या हो जाएगी। तो नुकसान कौन ज्यादा करेगा, जो झटका दे रहा है वो या ज्यादा देर तक हिलाएगा वो। ठीक, तो ये क्या कर रही है, झटका दे रही है ना। मान लो देखा आपने शुगर चेक करते हैं, किसी घर में परिवार में शुगर है, दादाजी को किसी को, या शुगर का टेस्ट कराया किसी ने, कराया, क्या 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 करता है डॉक्टर, सुई लेता है, खट से पंच कर देता है और हल्की सी खून की बूंद आ जाती है। लगता है क्या वो हल्का सा मामूली महसूस होता है। वही यदि कोई चाकू से काटे तो धीरे धीरे क्या होगा, ज्यादा दर्द होगा। तो जो पी तरंग है वो सुई के झटके के समान है। किसके समान है? खट से लगी और रवाना होगी, उससे कोई नुकसान। एस तरंग थोड़ा बड़ा झटका देती है लेकिन उससे भी ज्यादा नुकसान। लेकिन एल तरंग वो चाकू के समान है, जो धीरे धीरे काटेगी तो उससे क्या होगा, ज्यादा देर तक दर्द होगा। तो एल तरंग पृथ्वी को ज्यादा देर तक हिलाती है, तो उसकी वजह से नुकसान कौन ज्यादा करता है, तो जीता कौन? ठीक, तो तीनों तरंगों की विशेषता समझ में आ गई। पी तरंग क्या कौन सी है, एस कौन सी है और एल कौन सी है। क्लियर होना है? चलिए उल्टा बच रहा है। ठीक, तो यहाँ पर और मैं देख सकते हैं तीनों तरंगों का स्वभाव कैसा है। ये डायग्राम हमारे पास बना हुआ है, देखिए इसको। ये करते जा रहा है, चलिए ये कर देते हैं इसको। देखिए पी तरंग है, इसको अब देखिए ठीक, ये पी तरंग स्पीड बहुत ज्यादा है। ठीक,
किसके समान है? ध्वनि तरंगों के समान। किसके समान है? और उत्पत्ति कहां से होती है? आंतरिक भाग से, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? आंतरिक वेव। कौन कौन सी? पी और एस दोनों को क्या कहते हैं? ये एपिसेंटर से आ रही है इसलिए इसका नाम धरातल। ठीक, तो पी इस प्रकार की ध्वनि तरंग के समान, एस प्रकाश तरंग के समान है और एल धरातली तरंग है। सबसे ज्यादा नुकसान एल करती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा पृथ्वी की आंतरिक संरचना से इनको जोड़ेंगे। क्या करेंगे? जोड़ने का काम करेंगे। अब देखिए, जितने भी तरंगे हैं, ये तरंगे माध्यम बदलते ही इनकी गति और दिशा में अंतर आता है। एक लाइन याद कर लीजिए, जितनी भी तरंगे भूकंपी तरंगे हैं, ये भूकंपी तरंगे जब गुजरती हैं किसी क्षेत्र से, तो इनके माध्यम में बदलाव हो या फिर यदि इनके माध्यम में बदलाव हो या फिर इनकी डेंसिटी में बदलाव हो, तो इन तरंगों की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी या इनकी स्पीड में भी क्या होगा? परिवर्तन आएगा। क्या आएगा? अब डेंसिटी और भूकंपी तरंगों की स्पीड में पॉजिटिव रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? मतलब भूकंपीय तरंगों की स्पीड डेंसिटी बढ़ने के साथ बढ़ती है। जिन चट्टानों की डेंसिटी ज्यादा होगी, भूकंपीय तरंगें उसमें और ज्यादा तेजी से दौड़ेंगी। मैं आपको एक तरफ रेत में दौड़ाऊं और दूसरी तरफ रोड पे दौड़ाऊं, ज्यादा स्पीड का होगी। क्यों? क्योंकि रोड की डेंसिटी रेत से ज्यादा है ना। रेत तो बिखरी हुई है, डेंसिटी क्या होगी? कम। रोड ठोस है, सघन है, तो उसकी डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा। तो किस पे तेजी से भागोगे? यही भूकंपी तरंगे भी आप ही हो एक तरह से। ठीक, और रेत जो है वो कम डेंसिटी वाली, तो भूकंपी तरंगों की स्पीड कम, और रोड जो है उसको अधिक डेंसिटी वाला, तो भूकंपी तरंगों की स्पीड ज्यादा। ठीक, तो अधिक डेंसिटी वाली चट्टानों के अंदर भूकंपी तरंगों की स्पीड बढ़ जाती है। यदि माध्यम बदलेगा तो स्पीड और डायरेक्शन दोनों ही क्या होंगे? बदलेंगे, है ना। जैसे कि आप लोगों ने छोटे बच्चों बचपन में वो प्रयोग किया होगा या अभी भी कर सकते हो। एक टब लीजिएगा, क्या लेना? पानी का टब। उस टब के अंदर एक कटोरी रख देना। क्या कर देना? ठीक, उस टब को पानी से भर लेना है, फिर सिक्के को डालना है उस कटोरी के ऊपर। क्या डालना है? क्या गिर जाएगा सीधा? आइए आइए अमन जी, क्लास में होंगे उधर भी ऊपर आगे, उस आगे की विंग में। ठीक, तो जैसे ही मैं सिक्का ऊपर से गिरा हूं, क्या वो सिक्का कटोरी में गिरेगा? गिरेगा क्या? घर जाके प्रयोग कीजिएगा। कितने लोगों का कितने प्रयास में गिरता है देखिए। कृष्ण बता, गिरेगा क्या सिक्का कटोरी के अंदर? क्यों नहीं गिरेगा? कटोरी पानी में तैरेगी। नहीं, कटोरी नहीं तैरेगी, डूब रही है कटोरी, फिर भी नहीं गिरेगा। ठीक, किसी के मन में? चलिए आज घर जाके देख लेना, फिर बात करेंगे। ठीक है, इसको ये रोक दें। आज सब लोग घर में जाके प्रयोग करके करिएगा। एक टब लेना, बाल्टी लेना, जो भी बर्तन हो घर पे, उसके पानी से भर देना और एक कटोरी को अंदर रख देना। क्या करोगे? यदि कटोरी तैर रही है ना, तो कुछ भारी पत्थर रख देना कटोरी में। क्या कर देना? फिर तो डूब जाएगी। ठीक है, फिर उसके ऊपर से सिक्का डालना। क्या करोगे? 1 रुपए का सिक्का डालना। क्या सिक्का सीधा कटोरी में गिरेगा? अब कटोरी बहुत बड़ा तपीला मत ले लेना, वरना हो सकता है गिरे।